नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए राष्ट्र धर्म की शुरुआत करते हैं आज एक बेहद अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है। पूरे देश से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वह दिल को दहलाने वाली हैं। लोग अपने परिजनों के लिए अस्पताल में एक बेड, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर, एक इंजेक्शन या फिर एक दवाई के लिए मेडिकल हॉल पर जूझ रहे हैं। फिर भी बड़ी मुश्किल से जान बचाने वाला इंजेक्शन मिल पा रहा है। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर संक्रमण के खतरे से जूझते हुए ऐसे कई लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है दिल्ली यूथ कांग्रेस की टीम। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस समय अपनी टीम के साथ मिलकर कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों की मदद कर रहे हैं। आज उनके द्वारा जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किए गए, जो कि काफी सराहनीय कार्य है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली में बहुत सारा पेशेंट ऐसा है वो घर में ही आइसोलेट हो सकता है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। ऐसे लोगों के लिए तमाम हमारा दोस्त लोग ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, सारे लोग इकट्ठा करके अभी जो ऑलरेडी हम लोग के पास उनके जो घर पे मरीज है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों के लिए हमने ये तैयार किया है। तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज है, सबको पता है इस समय में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का शॉर्टेज है ऑक्सीजन का। तो तमाम लोगों ने कोशिश कर रहा है, हॉस्पिटल ना भर्ती मिल रहा है। जो आज आपने ही इतने बड़ा आप लोग ने तस्वीर दिखाया है, बहुत सारा लोग ऑक्सीजन के वजह से मरने हमने देखा। एक हॉस्पिटल है गंगाराम, शायद उसमें 25 लोग ऑक्सीजन के वजह से मरा। तो एक पेशेंट एटलीस्ट हम सारा लोग कहीं से ये सारा इकट्ठा किया है। कुछ लोग ये घर पे है, उन लोग के लिए जो हॉस्पिटल नहीं, बेड नहीं मिल पाया ऑक्सीजन में, ऐसे लोगों के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं। सर ये भी है क्या कोशिश, क्योंकि कई लोगों के लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उन्हें अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन घर पे भी मिलती रहे तो वो घर पे ही मैनेज किया जा सकता है सुपरविजन, क्योंकि अस्पतालों में बहुत भीड़ है, वहाँ जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं आप, और कैसे इसको आगे इनिशियलाइज करेंगे अभी आप? देखिए, ये इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो और ज़्यादा लोग आगे आए, ऐसे लोगों को मदद करें जो बेड नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए जो घर में आइसोलेट है। इससे कुछ किसी को भी थोड़ा उनका सांस लेने में जो दिक्कत है उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा इससे। तो ऐसे बहुत सारा हमारा कार्यकर्ता ने इकट्ठा किया है। इसको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का जो दिक्कत है उसको जल्दी सरकार ने इनको क्लियर कर दिया इसके लिए लेके। तो बहुत सारा लोगों को अभी इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन का है। कोशिश हम करते हैं लोगों के लिए जो। तो दिल्ली में कोरोना महामारी ने एक प्रचंड रूप धारण कर लिया है। हर रोज हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं। वहीं कोविड से रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में मरीजों को ना तो ऑक्सीजन मिल रहा है, ना ही बेड, जिसके कारण मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं जिन मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा जा रहा है उनकी भी सांसें कब थम जाएं किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए इन मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोविड की चिंता किए बगैर अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा दक्षिणी दिल्ली में देखने को मिला, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। दिल्ली के हालात पहले से ही बदतर हो चुके हैं। ऐसे में इनकी लापरवाही भी कहीं ना कहीं कोरोना को दावत दे रही है। मेरा नाम है। ये कब से सेवा कर रहे हैं आप? ये सर मैंने आज 1 हफ्ते से सेवा कर रहा हूँ, दिनों रात सेवा कर रहा हूँ। हमारे वर्कर, हमारे लेबर, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, सारे पूरे परिवार हम लगे हैं, दिनों रात लगे हुए हैं। हम प्लांट से गैस ले आते हैं, ओवरहीट हो गया, पैरामाउंट हो गया, वहाँ से हम ले आते हैं, अपने सिलेंडरों में फिलिंग करके भरा करके ले आते हैं। यहाँ लोगों की छोटे सिलेंडरों में भर करके और लोगों की सेवा कर रहा हूँ कि जिससे हमारे किसी भाई को गैस की वजह से कोई दिक्कत ना हो। हम जितनी से जितनी सेवा कर सके, जितने से जितनी गैस भाइयों को दे सके, जाने बचा सके, हम बचा लें। आज हमें मौका मिला है सेवा करने का, तो हम सेवा करेंगे। आगे हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि हमारे सिलेंडर प्लांटों से भराया जाए। हमारा ये सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कि हमारे सिलेंडर को भराया जाए। चाहे हम 10 सिलेंडर लेके जाएं, चाहे 50 सिलेंडर लेके जाएं, हमारे को सिलेंडर पूरी फ्री की जाए, जिससे हम लोगों की सेवा कर सकें। और आगे मैं गवर्नमेंट से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रदेश से भी केंद्र से भी,
कि मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है, हमने अप्लाई किए हुए हैं जी सर, लेकिन मेरे को अभी मिला नहीं है। मेरे पास जो है वो इंडस्ट्री का लाइसेंस है, ठीक है सर। इसलिए हमें मतलब गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से हमारे निवेदन है कि हमारे को जल्द से जल्द मेडिकल का लाइसेंस मिलना चाहिए हॉस्पिटल को, जिससे हम प्रोवाइड करा सकें। जनता की सेवा तो कर ही रहा हूँ मैं, तो हॉस्पिटल की भी सेवा करना चाहता हूँ और तन मन से सेवा करूँगा। जितना हो सकेगा मैं पूरे परिवार लेकर के जुटा हूँ, दिनों रात मैंने अपनी मेहनत कर रहा हूँ कि जितनी सेवा कर सकता हूँ लोगों की सेवा करूँ, जितनी ऑक्सीजन में बचा सकूँ ऑक्सीजन। आज केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी प्रेस वार्ता कर ऑक्सीजन की कमी समेत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर जानकारी दी। सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहना रहा उनका। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी CSIR, DGHS, स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये जो हमारे भारत सरकार के 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ दिल्ली में, उनके सभी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और डायरेक्टर्स के साथ बहुत विस्तार से मीटिंग की है और इन अस्पतालों में किस प्रकार से तुरंत कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स बढ़ाने की प्रक्रिया, कोविड के लिए ICU के बेड्स बढ़ाने की प्रक्रिया और कोविड के लिए CSIR की मदद से टेम्परेरीली फास्टेस्ट स्पीड पर कुछ ही दिन के अंदर और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेड्स ऐड करने की प्रक्रिया जो हमारी पिछले दिनों से चल रही है, उसको और तेज करने के लिए बहुत विस्तार से चर्चा की है। अलग अलग अस्पतालों के अंदर अलग अलग नंबर्स हैं जो कि अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और अस्पतालों को यह भी कहा गया है कि वो आने वाले समय में अगर कोविड के संदर्भ में सर्ज और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता है तो उस परिस्थिति में भी अस्पतालों में और भारी संख्या में बेड्स बढ़ाने के लिए तैयारी अपनी कर रखें। ऑक्सीजन से संबंधित जो समस्याएं या परसेप्शन देश में या दिल्ली शहर में बन रहा था या बनाया जा रहा था, उसके संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगातार पिछले 3 दिन में सभी संबंधित पक्षों से और आज तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी बहुत विस्तार से बैठकें की हैं। 16वीं बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ की है। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल भी बैन करके और एक प्रकार से उसको भी मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में कैसे देश इस्तेमाल कर सके। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बनती है वहाँ से उन सब संबंधित स्थानों पर, प्रदेशों में जहाँ के लिए उसका अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है, वहाँ पर अनहिंडर्ड तरीके से वो पहुँचे उस संदर्भ में। और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर निकालकर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने से लेकर और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम्स स्थापित किए हैं, जिन कंट्रोल रूम्स में वरिष्ठ अधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्टेट्स को जो जो कोटा ऑक्सीजन का अलॉट किया गया है वो सारा का सारा उनको हर रोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हर बीते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पतालों में बेड अपनी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं। किसी तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर अगर मरीज अस्पताल पहुंच भी रहे हैं तो वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इन हालातों पर दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। लोगों को खुद अपनी सुरक्षा सेफ्टी के लिए खुद लोग अपना आगे खुद आए, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, घर जाते अपने घर में सैनिटाइजेशन करें। और जैसे कि लॉकडाउन एक प्रॉपर वे नहीं होगा सर, क्योंकि लॉकडाउन से रोजगार का एक बहुत बड़ा लेना देना होता है और इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी देखा, लॉकडाउन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन होगा, लोग घर से बेशक बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उन केसों का कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब लोग खुद अपने आप को, अपनी सेफ्टी खुद अपने आप रखें, मास्क पहने। बाकी लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें और जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ 4 से 5 लोगों के अलावा ज़्यादा भीड़ भाड़ ना की जाए। शॉप पे जो शॉप की मेजरमेंट है उनको तय किया जाए कि भाई यहाँ पे ये स्टैंडर्ड या SOP होनी चाहिए कि 4 से 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेस जैसे कि मार्केट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऐसे टाइम पे। क्योंकि सर लॉकडाउन से जो लोग बाहर से लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है, क्योंकि जो रोज के खाने कमाने वाले हैं उससे उस पर इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, ऑटो वाले हों या सिर्फ टैक्सी वाले हों, जब लोग लॉकडाउन लग जाएगा तो वो कहाँ से कमाएंगे, क्योंकि लोग बाहर से आते प्रवासी। केस कम कैसे हो, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सर इसके लिए सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि उनको डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन करना चाहिए प्रॉपर, और सैनिटाइजेशन वगैरह करना चाहिए। जैसे संडे होता है, संडे को लॉकडाउन कर सकते हैं, वीकेंड लॉकडाउन जरूर रखें। उससे क्या होगा, लोग घर से बाहर नहीं आ पाएंगे और सैनिटाइजेशन। सर मुझे लगता है कि केस में कम होने के जो चांसेस हैं उसमें जनता को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें सरकार नहीं कर सकती है और जनता जब तक अवेयर नहीं होगी चीज़ों से तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये केस जो है 2000 आई है, बहुत दुखद है। 2000 लोगों की मौत हुई है और 3,24,000 जो केस आए हैं बहुत ज़्यादा दुखद हैं, बहुत दुखद समाचार हैं। इसके लिए सर सबसे पहला काम तो सरकार को जो इनिशिएटिव लेना है, जो इक्विपमेंट हैं उनके मुहैया कराए जाए, और उसके बाद में जनता पूरी तरह से जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा सर। ये जनता को क्या करना चाहिए, कैसे जनता को फिर वही जो प्रधानमंत्री जी और ये जो अदर एजेंसियां जो अपील कर रही हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन जरूर करना चाहिए। जब तक इसका पालन नहीं करेंगे लोग बचेंगे नहीं सर, कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे वो। या फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए? कंप्लीट लॉकडाउन तो मैं कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ सर, मैं कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कंप्लीट लॉकडाउन लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जान और जहान दोनों बचाना है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादातर हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें बेड का अरेंजमेंट करें, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करें। ऑक्सीजन की लोगों को कमी हो रही है, उस वजह से ऑक्सीजन चाहिए लोगों को, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे काफ़ी लोग बच जाएँ। ऑक्सीजन की वजह से लोग, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही है, इस वजह से लोग। तो देश में कोरोना महामारी के कारण हाहाकार की स्थिति है। वहीं कुछ राजनीतिक दल राजनीति से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में केजरीवाल ने पीएम मोदी के सामने अपनी बात रखी। बैठक में केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसका वीडियो सामने आ गया। इसे केजरीवाल द्वारा किया गया प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया है। राजनीति अब तेज हो गई है। हालांकि बाद में केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने इसको लेकर माफी भी मांग ली। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि बैठक के लाइव प्रसारण पर रोक है। सरकार का कहना है कि बैठक में केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसका मकसद सिर्फ राजनीति चमकाना है। केजरीवाल का यह बयान सार्वजनिक होने के बाद सरकार की ओर से पलटवार किया गया है। यह कहा गया है कि केजरीवाल ने जानकारी के अभाव में ये बातें कही। केजरीवाल ने वैक्सीन के दामों पर झूठ बोला, यह जानते हुए भी कि सरकार वैक्सीन का एक भी डोज अपने पास नहीं रखती है। सभी डोज राज्यों को भेज दिए जाते हैं। केजरीवाल ने ऑक्सीजन की एयरलिफ्ट करने की भी बात कही, जबकि सरकार ऐसा पहले से ही कर रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल और निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यह पहला मौका है जब पीएम के साथ कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया और केजरीवाल ने इस मौके पर भी राजनीति की। उनके संबोधन में समाधान का कहीं भी जिक्र नहीं था।
तो ये पहली बार हुआ है जब देश में कोरोना महामारी के कारण एक तो पहले से ही हाहाकार की स्थिति है, वहीं इस मसले पर जमकर राजनीति भी की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक बुलाई थी। बैठक में केजरीवाल ने पीएम मोदी के सामने अपनी बात रखी। बैठक में केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसका वीडियो सामने आ गया। इसे केजरीवाल द्वारा किया गया प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया है, जिस पर इस समय राजनीति जमकर हो रही है। चलिए इन तमाम मसलों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कोरोना के हालात बेहद ही खराब हो रहे हैं। एक तो इस मसले पर हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा आज जो कुछ भी प्रधानमंत्री संग केजरीवाल की बैठक हुई और उस बैठक का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति हो रही है, ये मुद्दा भी हमारा अहम रहेगा। और इन मसलों पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश उपाध्याय जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा अनूप पांडे जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। अनूप जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। सर, आज इतनी अहम बैठक हुई है प्रधानमंत्री की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, केजरीवाल का वीडियो आखिर बाहर कैसे आया? किस मकसद के साथ उसे इस तरीके से जारी किया गया? और ये बात तो सभी जानते हैं सर, इस तरह का प्रोटोकॉल होता है कि आप ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स को आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई पहली मीटिंग नहीं थी। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से दुर्भाग्य भी जताया गया और क्षमा भी मांगा गया। और इस पर तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2 बात जरूर मैं कहना चाहता हूं। आज देश की जनता त्रास कर रही है। आज जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को अगर 1 सप्ताह पहले कर लिया गया होता तो शायद हमारे भाई बहन जो परिवार से बिछड़ गए, जो लोग कोरोना महामारी के गाल में समा गए, बच पाते। उन सारे परिवार के लोगों को मैं सांत्वना भी दे रहा हूं और क्षमा भी मांग रहा हूं कि उनको बचाया न जा सका। और आगे आने वाले समय में बचाने की अपील हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से दोनों हाथ जोड़ के किया कि प्रधानमंत्री जी आप राजनीति बंद करिए, क्योंकि अगर ये मीटिंग अगर आप 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले कर लिए होते तो
कुछ लोग और बच जाते। ये बात आप कह रहे हैं या ये बात केजरीवाल ने कही? नहीं, पहले मुझे ये क्लियर कीजिए। दूसरा नहीं सर, आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बात बताइए, ये जो अभी अभी आपने बात कही कि प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर ये कहा कि राजनीति मत कीजिए प्रधानमंत्री जी, ये मीटिंग जो आप आज किए हैं वो 10 दिन पहले कर लिए होते, ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या ये बात केजरीवाल ने कही? नहीं, देखिए, जो केजरीवाल जी ने कहा पूरा देश देख लिया, ये कोई ऐसा नहीं ये है। बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल, मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ। आज एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की जो भी हालत है वो भी यहाँ त्राही मचा हुआ है। यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये प्रचार मंत्री बन के बंगाल गए थे 4 दिन पहले। तो राजनीति कौन कर रहा है यह देश के सामने है। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मंत्री से क्षमा मांगता है और गुहार लगा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कौन सी राजनीति? क्षमा उन्होंने इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और हाथ उन्होंने जोड़े कि ठीक है, वो उस समय वो गुहार लगा रहे थे कि देश को बचाइए, दिल्ली वासियों को बचाइए। तो क्षमा उन्होंने अपनी ही गलती के लिए मांगी सर, उन्होंने किसी और की गलती के लिए क्षमा नहीं मांगी। वो गलती उन्होंने गलती किया। केंद्र सरकार जो गलती कर रही है, इसको वो किससे क्षमा मांगेंगे? उसका जवाब हम अवधेश जी से ले लेते हैं। क्षमा मांगेंगे उसका जवाब अवधेश जी से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी किससे माफी? जिन लोगों के बच्चे से बिखर गए, माँ से बिखर गए और पूरे देश में एक हालात जो है आफत की आ गई है, इन लोगों को माफी किससे मांगनी चाहिए? ये अपना माफी के विषय में सोचें। आज जो है देश की हालत इतनी बुरी है। बिल्कुल सर, हंस रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं सर। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप किससे? अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वही तो आप मुझे समय तो दीजिए सर, समय तो दीजिए, अवधेश जी को जवाब देने का समय तो दीजिए। मैं खुद गुस्सा हूँ उनसे कि क्या कर रखा है उन्होंने देश में। मैं तो खुद जानना चाहती हूँ कि कर क्या रहे हैं ये। एक बार उनका मैं जवाब ले लेती हूँ, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उन्हें केवल विज्ञापनों में आनंद आता है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। अरे सर, केजरीवाल को छोड़िए, ये बताइए कि किससे माफी मांगेंगे आप? इतने लोगों की जान जो रोजाना जा रही है, मौतों का जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल को छोड़िए, आप ये बताइए, इतनी जो जान जा रही है रोजाना, इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए पल्लवी जी, मैं बात शुरू करता हूँ जो आपने बात स्टार्ट की थी अन्नू पांडे जी से। जो आज जो ये कुकृत्य किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के, वो एक बहुत ही ये इस चीज का उदाहरण पेश करता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी इमेच्योर है राजनीति में। और अन्नू पांडे जी से बोलिए चुप रहिएगा। जनता के सामने कुकुर काम कर रहे हैं और आप दूसरे को। मैं पहले ही ये बात क्लियर कर देती हूँ कि सभी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ताकि हमारी बहस ये सार्थक रहे। फालतू की तू मैं करने का कोई मतलब नहीं है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी और अभी मैं दोनों को ही शांत करना चाहूंगी। आप दोनों ही एक बार के लिए चुप हो जाइए। अनूप जी, जब आप बोल रहे थे तो अवधेश जी शांत थे, तो प्लीज सर प्रोवोक मत कीजिए किसी को। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक एक करके बात करेंगे तो कुछ अच्छा निकल कर आ जाएगा इस डिबेट में। अन्यथा जो जिस तरह की डिबेट चलती है तू मैं वाली, वैसे ही चलती रहेंगी। एक और मेहमान से मैं रूबरू करवा देती हूँ अपने दर्शकों को। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत करती हूँ आपका एएनबी न्यूज पर। सर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अवधेश जी से एक कमेंट ले लेती हूँ इस मसले पर। बताइए अवधेश जी। देखिए पल्लवी जी, इस समय जो हालात है देश के, उससे तो आप भी अवगत है, मैं भी अवगत हूँ, पांडे जी भी अवगत हैं, सभी पूरा देश ही जान रहा है। तो कंधे कंधे मिलाकर इस महामारी को दूर करना है, अपने देश को सुरक्षित करना है। ये समय हमें राजनीति करने का नहीं है। ये जो आज कुकृत्य किया गया है दिल्ली मुख्यमंत्री के द्वारा, ये केवल भविष्य में कितना है, इसको किसी से ज्ञान नहीं है। ये हर चीज अपना अब इन्हें इनकी नहीं है। इनको क्या है, ये एक विज्ञापन जीवी बन चुके हैं। इनको विज्ञापनों की आदत पड़ चुकी है। 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए विज्ञापनों में फूक देते हैं, लेकिन इन्हें नया अस्पताल नहीं बनवा सकते, दिल्ली में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगवा सकते। भैया पल्लवी जी, 2015 से अब तक आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन वो कहाँ है 47,000 करोड़? 65,000 करोड़ वो बजट, हर साल बजट मिलता है इनको, कहाँ गए वो 65,000 करोड़? क्या दंगाई की जनता का पैसा था वो?
आज दिल्ली की जनता ट्राई कर रही है, जाकर देखिए आप अस्पतालों में एक बिस्तर पर दो मरीज लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है। पल्लवी जी, अभी 15 तारीख को केजरीवाल साहब कह रहे थे, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मेरे पास बेड भी पूरे हैं। हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल वो एक विज्ञापन जीवी है जो केवल झूठ बोलना जानते हैं अपना। चलिए, अवधेश जी, केजरीवाल देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, देश कौन चला रहा है सर? मैं ये पूछ रही हूँ, कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी पूरे देश के लिए सिर्फ केजरीवाल की है या हमारी केंद्र सरकार की भी कुछ बन रही है? पल्लवी जी देखिए, ऑक्सीजन केजरीवाल के हाथ में है देना या फिर केंद्र के हाथ में है देना? केंद्र सरकार दे रही तो मत बोलिए ना। यदि आप पल्लवी जी एक बात बताइए, आप मुझसे बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास ये चीज है क्या, आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो नहीं है, फिर मैं सोचूंगा चलो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई हो रखी सामने। जो 47,000 करोड़ इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था 15 साल तक। उपाध्याय जी ठीक है, आपको बहुत बहुत नमस्कार। व्यवस्था में दिखाया है तो यहाँ खर्च हुआ। झूठ कौन बोल रहा है, अपनी आत्मा से पूछिए। चलिए एक कमेंट ले लेती हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है, कमेंट उनसे भी ले लेती हूँ। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं मथुरा दत्त जोशी जी। बताइए जोशी साहब, जो कुछ भी देश में इस समय चल रहा है, दिल्ली की जो हालत है वो तो अब मुंबई से भी बदहाल हो चुकी है दिल्ली की हालत, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये हालात जो पैदा हो गए हैं इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक आपने जिम्मेदार होने की बात की तो इसके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेदार नहीं है जी। व्यक्तिगत रूप से हम किसी पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये इस समय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है और ये किसी के बुलाने से नहीं आई है, न भाजपा ने बुलाई है, न आपने बुलाई है, न कांग्रेस ने बुलाई है। बिल्कुल। और ये वैश्विक महामारी है, विश्व स्तर की महामारी है और प्रथम चरण इसका पूरा हुआ, दूसरी लहर इसकी चल रही है और इसमें निश्चित रूप से सरकारों को, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार भी क्यों न हो, सबने उसके लिए कॉशियस रहना चाहिए था, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए था, जो कभी भी लौट सकती है। ये निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार की हुई है चाहे राज्य सरकारों की हुई है, वो लापरवाही हुई है क्योंकि पहली लहर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी लहर उससे ज्यादा घातक है और हमें समय मिला था लेकिन हम सचेत नहीं हो पाए, सतर्क नहीं हो पाए। सर मैं आपका पूरा जवाब लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में, जो इस समय बेहद ही खतरनाक हो चली है। इस बीच आज मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। दुख की बात यह रही कि इस बैठक का एक फुटेज जारी कर दिया गया अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। हालांकि इसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जो उल्लंघन उन्होंने किया उसके लिए वो पहले से ही क्षमा मांग चुके हैं। लेकिन इस मसले पर लगातार इस समय राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से, इनके अलावा अनूप पांडे जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अनूप पांडे जी, सवाल यहां पर यह नहीं है कि केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने हाथ जोड़कर किससे माफी मांगी, किससे क्या गुहार लगाई। सवाल यहां पर यह है कि राज्य सरकारों ने भी अपनी जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं निभाई। अगर केंद्र सरकार सोई हुई थी तो राज्य सरकारें क्या कर रही थी? देखिए, सवाल राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का नहीं है। सवाल यह में रहते जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए था, वो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने नहीं निभाया। अभी 4 दिन पहले रैली कर रहे थे, माननीय गृह मंत्री जी रैली कर रहे हैं, आप दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। दिल्ली की भी हालत वही है, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां जांच भी नहीं हो रही है, कोरोना किट भी नहीं है हर किसी भी जिले में। जो सामान्य जो रोगी हैं, जिनका तबीयत खराब हो जाए, कोई ऑपरेशन हो, जो जनरल रोग है, उसकी भी दवाइयां नहीं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में सिलेंडर और गैस के ये ऑक्सीजन के कारण लोग जान गंवा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत का जो चिकित्सा की व्यवस्था है, 1 साल इनको टाइम मिला जब से कोरोना शुरू हुआ, और अभी तक इनको टाइम मिला। अभी तक हर चीज में ये लोग केवल डायलॉग, केवल भाषण, केवल पोजीशन, केवल चुनाव। तो सवाल ये उठता है कि अभी उत्तर प्रदेश में जगह जगह कोरोना गांव-गांव में पहुंच रहा है। क्यों ये जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है, क्यों नहीं? चुनाव आयोग कहता है कि कोरोना किट पहन के आप वोट देने जाइए। चुनाव महत्वपूर्ण है कि लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण है? सवाल ये उठता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, आदमी की जान महत्वपूर्ण नहीं है। एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया, एक कोई बात बाहर चली गई, उसके लिए माफी भी मांग ली गया, फिर भी हल्ला मचा रहे हैं, गिलगिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। क्या जनता से छुपा रहे हैं? 7 साल से जनता से तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप आए थे 2 करोड़ लोग। भारत 45 साल पीछे चला गया। 45 देशों में भारत गरीबी के श्रेणी में चला गया। आज तक की खबर है, परसों की। अब आप चाहते क्या है? महंगाई आसमान छू रही है। इस आपके कोरोना को अच्छे तरीके से हैंडलिंग नहीं करने के कारण देश में लोग मर रहे हैं, त्राही मची है। और अब बंगाल में दीदी दीदी चिल्ला रहे हैं, आप जाकर के वहां रैली कर रहे हैं। किसको नसीहत दे रहे हैं? कोरोना को आपने तो स्टंट बना दिया, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, दिया और घंटी और तबला बजाने से कोरोना भगेगा? आपने जिस तरह की सोच पैदा किया इस देश के अंदर, जिस तरह की राजनीति आपने शुरू किया, कोई बोलेगा तो ईडी लगा देंगे, सीबीआई देश में दहशत का माहौल है। और आज लोग त्राह त्राह कर करके मर रहे हैं और आप रोक भी नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने लिख कर दिया तो बहुत बड़ी आप प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अरे लोगों के मरने की चिंता नहीं, आपको प्रोटोकॉल की चिंता है। चलिए बताइए। मरने की चिंता नहीं है, प्रोटोकॉल की चिंता है। झूठे तो आप है। भारत को तो पनौती 2014 में लग गया और ये पनौती छोड़ नहीं रहा। नोटबंदी करके त्राह त्राह मचा दिया, जीएसटी लाके आह लोग चिल्ला रहे हैं। ऊपर से कोरोना को ठीक से हैंडलिंग आप मेरी बात सुनिए अनूप जी, तो मैं ये मान लूं ना कि अभी दिल्ली में जो भी हालात हो रहे हैं उनके लिए आप कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ केंद्र जिम्मेदार है। मैं ये समझ रहा पूरा। अरे जिम्मेदार क्यों नहीं है? सब जिम्मेदार है। जिम्मेदार नहीं रहते यही पूछ रही हूँ ना कि बस वही जिम्मेदार है। भाई अरविंद केजरीवाल जी कोई नरेंद्र मोदी जी की नौकरी करते हैं, गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे, अपने लिए गैस मांग रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं कि देश की जनता के लिए मांग रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? एक मुख्यमंत्री रो रहा है। लाइव चल रहा था ना सर, प्रधानमंत्री के साथ लाइव चल रहा था ना सर, प्रधानमंत्री जी अभी भी लाइव चल रहा है, तोड़ रहे हैं, लाइव चल रहा था सर। बिना हाथ जोड़े मांगते तो भी आपको मिल जाती शायद ऑक्सीजन, जरूरत नहीं थी हाथ जोड़ने की। अरे इससे पहले मिली नहीं क्या आपको ऑक्सीजन? इससे पहले कोटा बढ़ाया नहीं गया क्या आपका? तब हाथ जोड़ा था क्या आपने?
प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। जब मीटिंग जब आपको मदद दे दी जाती है तब जाकर आप कहते हैं क्या सर? एक बात बताइए, जब आपको मदद दे दी जाती है तब केजरीवाल आकर प्रेस वार्ता करते हैं क्या, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने हमारी मदद कर दी? तब आप क्या कहते हैं? एक ट्वीट कर देते हैं 2 लाइन का, थैंक यू, बस हो गया। प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी को सत सत प्रणाम है। हम अभी भी प्रचारों में लगे हुए हैं क्या अनूप जी? नहीं, प्रधानमंत्री जी से पूरा देश प्रणाम कर रहा है। इनको जल्दी प्रणाम करें, इनको जितना सत्कार प्रणाम किया जाए कम है। ये तो जब से 2014 क्या है, तब से भारत को पनौती लग गई है कि जब से आया है त्रास जनता में लग रहा है जान चली जाएगी। आप चाहिए सामान खरीदने, पता चल रहा है कि तेल 200 रुपया खाने का तेल बिक रहा है। लोग तो ऐसे कहा गवा देंगे। आज की स्थिति जो बना के रखे हैं देश का, इनको प्रोटोकॉल नजर आ रहा है। जनता मर रही है, उसका कोई हिसाब किताब, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इन्हीं का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। चलिए, नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है। ये बात आप ऐसे मत सोचिए कि कोई किसी का नौकर लगाए, क्या कोई किसी का नौकर नहीं है। सरकारें होती इसलिए कि आप आपस में मिलजुल कर काम करें। अब अवधेश जी, सवाल यहाँ पर लगातार ये उठाया जा रहा है कि आपको प्रोटोकॉल की पड़ी है, लोग मर रहे हैं, दिल्ली में अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है, आपको प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है, उस पर क्यों नहीं आपके मंत्री नेता चिल्लाते हैं कि अरे कुछ करिए साहब? तब क्यों नहीं कोई आता है सामने निकलकर, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, नेता, प्रवक्ता? आपको ये दिखाई दे जाता है कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये प्रोटोकॉल टूट गया, वो नियम का उल्लंघन हो गया। अवधेश जी, ऐसा है पल्लवी जी, जब घर की बातें होती है तो घर की बातें बाहर नहीं जाती। हो गया सर, अब उसके लिए वो माफी मांग चुके हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस मसले के लिए सारी मीटिंग अटेंड की अरविंद केजरीवाल ने, इसी मीटिंग को लाइव करना था। क्या कारण था उसमें? उसका केवल एक कारण था कि दिल्ली में जो नाकामयाबी तो मिली है इनको, जो नाकामयाब हुई है पूरी सरकार आम आदमी पर, उसके लिए तो वो माफी मांग चुके हैं अवधेश जी, उसके लिए वो माफी मांग चुके हैं। अब कितने दिन तक ये मसला ऐसे ही चलेगा? जो इंसान अपने विज्ञापनों पे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, क्या वो एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता? क्या वो एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनवा सकता? नवाज में उत्तर प्रदेश में देखिए, एक दिन में 4 प्लांट लगाए ऑक्सीजन के। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? दिल्ली की जनता का पैसा खा लिया, सब लूट कर, सब विज्ञापनों में लगा दिया। उसमें अनु पंडित जी भी होंगे साथ में खाने वाले। बात कहते प्रोटोकॉल की, आप यदि आप कोरोना की पृष्ठभूमि में जाइए तो पता लगेगा आपको। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय ना हमारे देश में पीपीई किट बनाने की फैक्ट्रियां, ऑक्सीजन जितनी मांगी उससे सरकार को, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। पहले बोला इन्होंने कि सब कुछ है हमारे पास, जब उनके हाथ से किसी निकल गई कहते हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन दीजिए। ये एक नंबर के झूठे दोगले इंसान है अरविंद केजरीवाल, और उनके नेता भी सब ऐसे ही झूठे दोगले। ये केवल दिल्ली की जनता को लूट कर खाया है। झूठे जो बेटा बनने की बात करते थे, बेटा बनने का नाटक करते थे, इन्होंने सौतेला बेटा बनने का भी फर्ज नहीं अदा किया। मुझे एक बात बताइए अवधेश जी, एक बात बताइए, लगातार केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, मुर्दाबाद, ये करने से दिल्ली की जनता ठीक हो जाएगी? अच्छा, कौन कर रहा है ये बताइए। आप जब से डिबेट शुरू हुई है सर, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये, अरे समाधान पर आइए ना, समाधान पर आइए सर, कुछ तो अच्छा बोलिए, कुछ तो सार्थक बोलिए कि हाँ भाई यहाँ पर ये कमी है लेकिन उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी मदद के लिए हम ये कर रहे हैं। बेड अगर कम हो रहे हैं तो इन बेडों की आपूर्ति करने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर दवाइयां खत्म हो रही हैं तो दवाइयां यहाँ से मंगवाई जा रही हैं। कुछ ऐसा बोलिए सर ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ जानकारी मिल जाए। अगर उनके घर में इस तरह की स्थिति है तो वो समझ लें कि ठीक है, अगर दवाइयां खत्म है तो हम वहां से जाकर ला सकते हैं, या हमें इतने दिन में मिल जाएगी। रेमडेसिविर की कमी है तो हम इतना दिन इंतजार करें, हमारे पास आपूर्ति आ जाएगी। पल्लवी जी, इनको ये डर नहीं है कि वो लीक हो गया। देश के जनता देखे तो कि ये कर क्या रहे हैं। पल्लवी जी, आवाज मेरी आ रही है? आ रही है सर, आवाज दोनों की मुझे बराबर आ रही है। इनसे पूछिए कि सीबीआई का छापा केजरीवाल जी के यहाँ डलवाए थे, जब क्या मिला था? कागज का टुकड़ा मिला था ना। माफी मांगे आप? इतने लोग मर गए, आपने माफी मांगा? प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा देश के सामने? इतने परिवार मर गए कोरोना में आपके गलत नीतियों के कारण। आ रही है?
ठीक है, एक बार मथुरा दत्त जोशी जी का रुख कर लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी जी मिली। सर, वैसे तो मैंने ये डिबेट बुलाई थी कि कोरोना की स्थिति पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे, थोड़ा ये समझ लेंगे कि केजरीवाल का जो ये वीडियो अभी बाहर जारी किया गया है, इसके बाद अब क्या कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि डिबेट फिलहाल केजरीवाल की ईमानदारी और बेईमानी पर ही सिमट कर रह जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से ठीक करिए जी। अब सवाल तो यही है ना सर, कोरोना से निपटें कैसे? कोई सार्थक बहस हो जाए, थोड़ा समाधान मिल जाए कि ठीक है इस एरिया में ये मिल रहा है, इस एरिया में यहाँ पर ये सुविधाएं, वो तो हम जानकारी पहुंचा ही नहीं पा रहे। अभी यही चल रहा है क्या कोरोना के नाम पर देश में? मथुरा दत्त जोशी जी। नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी की बैठक में जाके और उस बैठक के एजेंडे को या जो भी बैठक हो रही थी उसको ऑनलाइन नहीं करना चाहिए था, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस तरह की बैठकों का मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, उसके लिए माननीय केजरीवाल जी ने माफी भी मांग ली, बात वहीं पर खत्म होगी। हो सकता है कि उनको इस बात का इल्म नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जी की बैठक है, उसमें कई चीजें, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कई बातें सामने आएंगी, कई नहीं आएंगी, क्योंकि इंटरनल बैठक होती है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज मोदी जी हैं, कल दूसरा होगा, परसों के दूसरा था, वो उसमें कुछ चीजें इंटरनल देश की तय होंगी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उन बातों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो अभी मैं दोनों महानुभावों को सुन रहा था और अपने अपनी बात ठीक है, सबने कही, ठीक है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से सही है कि अगर हम लोग कोरोना से निपट रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, 2019 से ये शुरू हुआ, 2020 चला गया, 2021 आ गया और हम लगातार इसी में उलझ के रह गए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और निश्चित रूप से उसमें सरकारों की निश्चित रूप से कमी है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की भी सरकार हो, उसमें निश्चित रूप से ढिलाई हुई है। और जो बात अभी अनूप पांडे जी कह रहे थे, मैं उस बात का निश्चित रूप से समर्थन करूंगा कि जब देश का गृह मंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री 7 लाख रैली को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में जरूर विचार होना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। मैं उसको बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि राज्यों को निश्चित रूप से इसमें प्रयास करना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये निश्चित रूप से हर जगह पर स्थिति बड़ी भयावह है। मैंने जो पहले कहा था कि जो सेकंड जो वेव आई है, ये बड़ी खतरनाक वेव आई है। इसमें पहले तो संक्रमण आदमी से आदमी में संक्रमण हो रहा था, आज हवा में संक्रमण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर से हो रहा है, हवा से हो रहा है, और इसको जरूर हम सबको सोचना चाहिए। और जब 1 साल का वक्त सरकार को, सवाल उसी पे किया जाएगा जो सरकार में, सवाल किसी दूसरे पे नहीं हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे आपका किसी भी राज्य में हो, दिल्ली में हो, चाहे राज्य के केंद्र की सरकार हो, सवाल तो हम उसी में करेंगे ना। आपने 1 साल में क्यों नहीं तैयारी की? जो तैयारी की थी वो भी बैठ कर ली। मैं तो अपने राज्य की बात भी करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने राज्य की बात करूंगा कि हमारे राज्य में जो तैयारी थी वो सारी बाइंड अप कर दी इन्होंने कि अब ठीक हो गया, चलो नॉर्मल हो गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी वेव आ गई कि अभी लोगों को वास्तव में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, और उसकी तरफ निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। इस समय ये राष्ट्रीय आपदा है, हम सबको दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे की आलोचना न करके कैसे हम इस राष्ट्रीय आपदा से निपटें, इस पर विचार करना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बात है कि इसी पर विचार होगा तो तब हम कुछ कर पाएंगे। और ये सब चीजें होती रहती हैं, होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, केजरीवाल जी ने अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक का प्रसारण बाहर कर दिया, उसको वायरल कर दिया,
तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, तो ये बात यहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए। हम आगे को कैसे ठीक करें इसमें हम लोग विचार करें, तो मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सर, ये आपकी बात एकदम सही है कि अभी मिलकर ही हमें कोरोना महामारी से लड़ना होगा, तभी जाकर हम ये जंग जीत पाएंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी सर, आपने अपना समय हमें दिया। इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मैं रुख कर लेती हूँ अनूप जी आपका। सर, एक जानकारी अभी सामने निकल कर आई है, वो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की जो टीम है वो एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। पहले दवाइयों का वितरण और कुछ जानकारी लोगों को साझा कर रही थी यूथ कांग्रेस की टीम की कहाँ अभी क्या कुछ अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा आज एक नई मुहिम शुरू की गई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे घरों में पहुंचाया जा रहा है जहां पर होम आइसोलेशन में लोग हैं, यानी कि जो कोविड पेशेंट होम आइसोलेशन में है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन पेशेंट्स तक यूथ कांग्रेस की टीम सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। तो एक बड़ी अच्छी ये मुहिम है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम राजनीतिक दलों के जो इस तरह के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स जो हैं, वो इस तरह के काम करें ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके? काम हो रहा है। पूर्वांचल के जो प्रवासी लोग हैं बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनके लिए हेल्पलाइन जारी की गई है जी। आशा बहुएं लगा करके घर घर पे ऑक्सीमीटर और दवाइयों की आपूर्ति हो रही है। काम हो रहा है। युवक कांग्रेस के श्रीनिवास जी भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अब तो देश संकट में है, सारे लोगों को एक होकर काम करना चाहिए। लेकिन जो भाजपा का अहम है ना, ये चरम पे है और इन लोगों को देश से माफी मांगना चाहिए और इन लोगों को अब काम करना चाहिए। केजरीवाल जी की बुराई छोड़ के काम करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं काम करेंगे, चूंकि केंद्र सरकार का बहुत बड़ा दायित्व होता है और ये वैश्विक महामारी है, तो इन लोगों को सरल तरीके से जनता की सेवा करना चाहिए। अभी भी इन लोगों का अहम जा नहीं रहा है और अहम को त्यागना पड़ेगा। बिना अहम त्यागे इस बीमारी से हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। रोज फोन आता है। मैं तो अभी उत्तर प्रदेश में आया हूँ, डेली 50 फोन आता है डेली, और आत्मा टूट जाती है, आदमी मदद नहीं कर पाता है। मैं मदद बहुत लोगों की नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर से बहुत कष्ट है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या किया जाए, इसमें संघर्ष करना है। बिल्कुल। तो यही है। अब बाकी संघर्ष में लोग चल रहे हैं। सबको आत्मबल मिले इस बीमारी से लड़ने के लिए। और नसीहत भी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले दिए थे, लेकिन गृह मंत्री जी कहाँ माने। आज तक के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि कितनी रैली है इनकी, कितनी रैली है, कौन सुनने रहा इनको। इसी में खुश थे। मौलाना साहब पिछले कोरोना बम थे ना, ये लोग कोरोना बम बनाए थे। और जो दोबारा कोरोना है, इसका कोरोना बम भाजपा है। ये भाजपा जो है कोरोना के ट्रांसमीटर है। सारे लोग रैली करने गए थे अब कोरोना लेकर के, पूरे मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, यहाँ के सारे विधायक गए थे, अपने लोगों को लेकर गए थे। बंगाल में एक विधायक 100 लोगों को लेकर गया, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और सब रैली किए वहां भीड़ में भाग लिया और पूरे देश में फैला दिया। तो यही है, अब क्या किया जाए, इन लोगों को कौन समझाए। ठीक है अवधेश जी, कुछ तस्वीरें ऐसे सामने निकल कर आती है। सर, एक सवाल है मेरा, आप इनका जवाब दे दीजिएगा, अनूप जी का जवाब दे दीजिएगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, देश से इस तरह की तस्वीरें आती है ना सर, दिमाग सुन्न हो जाता है देखकर अवधेश जी कि हो क्या रहा है। बैठे बैठे लोगों की जान चली जा रही है, हॉस्पिटल के बाहर वो एक बेड के लिए या ऑक्सीजन के इंतजार में तड़प रहे होते हैं और वहीं उनकी जान निकल जाती है। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है ना, तो दिमाग सुन्न हो जाता है कि हो क्या रहा है देश में, कैसे हम निपटेंगे इन परिस्थितियों से। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वीडियो सामने आने लगी, एक बेड पर 2-2 मरीज सामने दिखने लगे एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली में, तब इनकी आंखें खुली, तो जनता जाग रही है। अरे आइए लखनऊ में देखिए, भोपाल में देखिए, जबलपुर में देखिए,
480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इन्हें सप्लाई करी। सर मैं आपको बात शुरुआत करने से पहले मैंने अवधेश जी कहा कि दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में इस तरह की स्थितियां हैं। खुद भी आइसोलेट हो गए 5 दिन के लिए, कोई सवाल न पूछ ले। इसी तरह से पिछली बार 2020 में भी ये आइसोलेट हुए थे, ये और इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। क्यों? क्योंकि कोई इनसे सवाल न पूछे। तो इस हिसाब से तो अवधेश जी मुझे लग रहा है कि विजय रूपाणी को भी आइसोलेट हो जाना चाहिए। आपके गुजरात में क्या हालात हैं आपको पता नहीं है क्या? इस हिसाब से तो मध्य प्रदेश के सीएम को भी आइसोलेट हो जाना चाहिए। चिताएं नहीं जल पा रही है, जगह नहीं है। मैं कह रही हूँ थोड़ी सार्थक बहस हो जाए, आप उस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। घूम फिर कर केजरीवाल, इतना फोबिया क्यों है बीजेपी को केजरीवाल से? फोबिया हो गया है क्या? कुछ डर हो गया है क्या? कुछ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मैं पूछ रही हूँ सर, हालात इतने खराब हैं, किस तरीके से हम इन हालातों से निपटेंगे? कुछ आश्वासन ही दे दीजिए अवधेश जी, कुछ आश्वासन ही दे दीजिए अवधेश जी। मेरे ऊपर दे दो जी, मैंने कराया जी, कुछ नहीं किया दिल्ली में केवल विज्ञापन के अलावा। अगर जितना पैसा विज्ञापन में लगाया उतना पैसा अगर ऑक्सीजन प्लांट में लगाते तो आज दिल्ली की जनता त्राई नहीं करती। कितने प्लांट लगवाए? भारत चला गया है गरीबी में। सर नहीं आते, बताइए आप। ब्राह्मण होके झूठ बोलते हैं आप। अरे झूठ बोलते हैं आप, बताइए ना कहाँ लग रहा है? बोलते हैं। अरे पल्लवी जी पूछिए, नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? रोजगार दिया है, कम से कम 7-10 प्लांट लगवा सकते थे ऑक्सीजन के, लेकिन महंगाई को दे दिया, आतंकवादियों को दे दिया, और जो बचा वो विज्ञापन में लगा दिया। बस्ती में आग लगे, बस्ती में, वो वाला हिसाब है अरविंद केजरीवाल का, अन्नू पांडे जी का, दोनों का। अरे छोड़िए, हिसाब है। टीका भी रखते हैं, टीका भी लगाते हैं और झूठ भी बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते, झूठ आप जैसे लोग बोलते हैं, आपके नेता बोलते हैं झूठ। बताइए कितना बजट था? बेरोजगारी में जनता को खा गए लूट कर, दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता ना ऑक्सीजन है ना बेड है, कुछ दिया। केवल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की ले रहे, आप जान ले रहे हैं लोगों की। सुना ने दर्शकों को ये हुआ। अरे हकीकत बताइए ना, पिछले 7 साल में कितने प्लांट लगवाए आपने? कितने पीपी किट खुलवाई? आके बोलने का लग जाते, कहानी करके आते हैं। ईडी को गिरवी बना दिए, लोगों की जान ऑक्सीजन कितनी अच्छी बहस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बजट पर ये बहस करने से किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा अस्पताल में, किसी को ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जो हालात खराब हो रहे हैं वो सुधर जाएंगे। ये कह देने से कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, वो तो बस प्रचार करते रहे, और आम आदमी पार्टी ये कह देगी कि केंद्र की जिम्मेदारी थी, केंद्र ने कुछ नहीं किया। 2014 से जब से सत्ता में आए हैं तब से मनहूसियत आ गई है। ये कह देने से किसी की जरूरत पूरी हो रही है तो बता दीजिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा है सर, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सब बेबस हो गए हैं। राजनीतिक चश्मा हटाइए आंखों से, पूरा देश बेबस है, एक एक इंसान बेबस है। हम बैठे हैं ना सर घर में, मैं बैठी हूं ना स्टूडियो में, नहीं समझ पा रहे हैं हम चल क्या रहा है बाहर। स्थितियां देखिए सर, राजनीतिक चश्मा हटाइए। मैं बार बार गला फाड़कर ये बात कहती हूं सर, मिलकर करना होगा, मिलकर करना होगा, तभी लड़ पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि राजनीति और सियासत इस परिस्थिति से निपट लेंगे हम? आपको क्या लग रहा है कि अभी आम आदमी जो इस समय सड़क पर तड़प रहा है वो ये देख पा रहा होगा कि हमारी मदद कौन कर रहा है और हमें आने वाले समय में किसे वोट देना है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा सर। एक एक सांस के लिए जंग चल रही है बाहर, एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। कैसे मिलेगी मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। आप देंगे या आप देंगे? कोई भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी नेता हो, वो तो झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलेगा क्या? तो करेंगे, चर्चा नहीं हो रही। ऑक्सीजन भी है, मेरे पास बेड भी है, ऑक्सीजन कमी है एकदम। लगा रहे हो बंगाल नहीं बन पा पाए। आपके पास कोई प्लान है? बंगाल जीतना। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है केंद्र को कि आपके पास आने वाले समय के लिए क्या प्लान है, किस तरीके से आप इस स्थिति से निपटेंगे? आपके पास प्लान है? क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल प्लान है हमारे पास, फिलहाल सबको दिख रहा है। देखिए आप बताइए, जब 2020 में कोरोना आया था तो क्या हालत थी उस समय? उस समय हमारे पास ना पीपी किट बनाने की मशीनें थी हमारे पास, ना फैक्ट्री थी, ना वेंटिलेटर थे अपने पास, सब बाहर से हम लाते थे।
आज की तारीख में अगर देखें तो हमारे देश में मास्क भी बन रहे हैं, पीपी किट भी बन रही है, वेंटिलेटर भी बन रहे हैं। ठीक है, अब देखना आने वाले 1 हफ्ते का बता रहा हूं मैं, आने वाले 1 हफ्ते के बाद ऑक्सीजन की कमी चल रही है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो राजनीतिक संगठन है, कुछ जो केवल आरोप लगाना जानते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं, उनका कभी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो केवल चोरी करना जानते हैं, जेब भरना जानते हैं और देश को धोखा देना जानते हैं। पिछले 7 साल में केवल विज्ञापन के अलावा दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, पूछ लीजिए आप। और पिछले 7 साल में ठीक है। अनूप जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर आपसे। राम राम जपना पड़ेगा माल अपना, दिल्ली की जनता इस बार। ठीक है अवधेश जी, अनूप जी, ठीक है अवधेश जी, हो गया, कोई बात नहीं सर। अभी तो यही देखना है कि किस तरीके से आप आने वाले समय में निपट पाएंगे। 1 साल में तो हम पीपीई किट बनाना और मास्क बनाना शुरू कर पाएंगे, तो मुझे लग रहा है तीसरी लहर का इंतजार कर लेते हैं, तब हमारे पास ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, तमाम वैक्सीन, इंजेक्शन, दवाइयों की आपूर्ति हो पाएगी। यही रह गया है, यही देखना रहेगा पूरे देश को। 1 घंटे की डिबेट में कोई सार्थक बात निकलकर सामने नहीं आ पाती है, सिर्फ हम आपस में उलझ कर रह जाते हैं, तू मैं करते रहते हैं। उम्मीद मैं यही करूंगी कि अभी भी हम चेत जाएं, सचेत हो जाएं और मिलजुल कर इस महामारी से लड़ लें, तो शायद आने वाला वक्त हमारा अच्छा हो, भविष्य हमारे बच्चों का सुनहरा हो, मैं यही उम्मीद करूंगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं, इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में इस समय कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में एक सांस के लिए जंग चल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की बेहद कमी है। देखना यही है कि सरकार आने वाले समय के लिए क्या कुछ प्लान तैयार करके बैठी हुई है, और इसके अलावा दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर हैं जहां पर हालात अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं, इन जिलों की स्थिति किस तरीके से सुधर पाती है, ये तमाम बातें देखने लायक है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।